आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा यानी उज्जवल शर्मा का नमस्कार। श्रोताओं, आप मेरे साथ सुनेंगे विशेष परिचर्चा। आकाशवाणी के समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत इस विशेष परिचर्चा का आज का विषय है देश में निष्पक्ष व पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे सकारात्मक कदम। जैसा कि पिछले कुछ समय से नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं व पेपर लीक का मामला सुर्खियों में बना हुआ है और पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष रूप से जांच करवाने के लिए केंद्र सरकार ने कार्यवाही की है। सवाल उठता है कि इस तरह छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कितना सही है। सवाल यह भी उठना लाजमी है कि ऐसी घटनाओं के पीछे आखिर कौन से लोग जिम्मेदार हैं और सवाल यह भी उठता है कि इस तरह के मामलों को कैसे रोका जाए। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। स्वागत करना चाहेंगे कैप्टन श्री रामेश्वर ठाकुर जी का, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। रामेश्वर ठाकुर जी हिमाचल कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं और पिछले करीब 2 साल से हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का जिम्मा संभाल रहे हैं। कैप्टन रामेश्वर ठाकुर जी 9 वर्षों तक प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा दल से भी जुड़े रहे हैं और उन्हें वर्ष 2016 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी किया गया है। कैप्टन रामेश्वर ठाकुर जी नमस्कार, आपका आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह अवसर देने के लिए। रामेश्वर ठाकुर जी, पेपर लीक की हाल की घटनाओं, खास तौर पर नीट यूजी पेपर लीक को आप किस तरह देखते हैं और यह समाज विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है? पेपर लीक का जो ये वर्तमान एपिसोड हुआ है, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश के लिए और खास तौर से युवाओं के लिए, क्योंकि इसमें बहुत से युवाओं का भविष्य जुड़ा है। युवा कई साल के लगातार परिश्रम के बाद ऐसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और सडनली अगर पता चलता है कि इसका तो पेपर ही लीक हो गया तो उनका भविष्य अधर में लटक जाता है और वो बहुत ही मानसिक असंतुलन की स्थिति में चले जाते हैं। जी रामेश्वर जी, केंद्र सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष रूप से जांच करवाने व दोषियों को दंड दिलाने के लिए कार्यवाही की है। तो सरकार की इन प्रतिबद्धताओं को आप किस तरह आंकते हैं? ये केंद्र सरकार ने एक बहुत ही जो जरूरी भी समझा जा सकता है और बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में समय समय पर पेपर लीक की घटनाएं हो रही है उसकी तह तक जाने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्या हमारे सिस्टम में कोई खामी है या कोई इस प्रकार की क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट कर रही है या कुछ और इस चीज में सुधार लाने की जरूरत है। तो उन चीजों को देखने के लिए सरकार ने जो पहले तो एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की और बाद में फिर इसकी जांच भी सीबीआई को दी है। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक कदम है और आशा की जा सकती है कि ये उच्च स्तरीय कमेटी कुछ ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचेगी जिसको लागू करने से इस पूरी प्रणाली को सुधारा जा सके। जी, आपने कमेटी का जिक्र किया। ये हाई लेवल कमेटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधारों की सिफारिश करेगी और जैसा कि बताया भी गया है कि कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है? आपका इस पर क्या कहना है? कमेटी के जहां तक मैं जो जान पाया हूं, इसको मेरे ख्याल 2-3 मैंडेट दिए गए हैं। इसको एक तो जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, डाटा सुरक्षा में क्या सुधार किया जा सकता है और एनटीए को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है। 3 विषयों पर इसको सरकार ने जिम्मेवारी सौंपी है। तो एनटीए को सुधारना तो इसका एक पक्ष है, बाकी 2 पक्ष भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो एनटीए को सुधारने के लिए, अब क्योंकि एनटीए ज्यादा पुरानी एजेंसी नहीं है और एक नई एजेंसी है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े बड़े एग्जाम इस एजेंसी को दिए जाते हैं, तो इसमें अगर किसी प्रकार की कोई खामियां इसकी कार्य प्रणाली में, इसकी एसओपीज बनी है, इसकी जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें इस कमेटी को लगता है तो उसमें निश्चित तौर पे सुधार करने की बहुत जरूरत रहेगी और उससे एनटीए की पारदर्शिता भी बढ़ेगी और लोगों का विश्वास भी इन व्यवस्थाओं में बढ़ेगा। सर, डाटा सिक्योरिटी और ह्यूमन एरर्स, अक्सर देखा गया है कि कोई भी पेपर लीक होता है तो ये 2 चीजें वहां प्रमुखता से पाई जाती हैं। आप ह्यूमन एरर्स को किस तरह देखते हैं? देखो, ह्यूमन एरर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है पेपर लीक में, क्योंकि हर चीज ऑटोमेटिक नहीं है, कंप्यूटर से नहीं है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लेकिन फिर भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हर जगह रहता है और वो ह्यूमन इंटरफेरेंस में कहीं ना कहीं गलती होने का अंदेशा रहता है। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। वो तो ये कमेटी जांच करेगी या सीबीआई जांच करेगी तो पता चलेगा इसमें ह्यूमन एरर था या डाटा सिस्टम में या किसी और प्रणाली में कोई अव्यवस्था थी। लेकिन ह्यूमन एरर एक बहुत बड़ा तत्व है और जिसको बार बार हर जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो चाहे एनटीए है, चाहे यूपीएससी है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो इस तरफ खास ध्यान देते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर, ह्यूमन इंटरफेरेंस के बिना कोई पेपर होता नहीं और किसी भी स्तर पर अगर ह्यूमन एरर हो जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है तो इसकी संरचना व कार्य प्रणाली में
में आपको क्या बदलाव लाने की जरूरत महसूस होती है कि इसमें किस तरह के परिवर्तन किए जाने चाहिए? एनटी हर ये जो एजेंसी जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उज्ज्वल जी, इनका एक कॉन्फिडेंशियल नेचर की कार्यप्रणाली होती है जो पब्लिक डोमेन में जनरली नहीं आती है। कुछ एक चीजें ट्रांसपेरेंट होती है जो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो अब किस प्रकार की चूक इस प्रणाली में हुई है ये तो कमेटी ही उसको जांच पाएगी, लेकिन कोई भी एजेंसी या संस्थान जो इस प्रकार के एग्जाम करता है उसकी पूरी कोशिश रहती है और उसकी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। लेकिन फिर भी ये घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं कोई खामी तो जरूर रही होगी, लेकिन वो खामी किस स्तर की है, वो कॉन्फिडेंशियल नेचर के काम में खामी है या कोई और जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की व्यवस्थाएं होती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स, इस तरह की कई चीजें होती हैं। तो ये व्यवस्था में कौन सी खामी पाई गई और किस प्रकार की इसकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने की जरूरत है, ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आंतरिक सुधार होंगे और इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध व वचनबद्ध है और परीक्षाओं को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष रूप से संचालित किया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कमिटमेंट जाहिर की है, किया जाएगा और सरकार अगर करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है और इस एजेंसी में सुधार करने की उनको लगा होगा, सरकार ने महसूस किया होगा कि कोई ना कोई खामी तो जरूर रही है जिससे पेपर लीक हुआ है। और जो कमेटी है वो मेरे ख्याल इसकी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, इसका जो सिस्टम है, इसकी एसओपीज हैं, प्रणाली है, उसको जांच करेगी और जिस प्रकार की भी खामियां उनकी नजर में आएगी सरकार उन खामियों को दूर करके इस प्रणाली को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश करेगी। और इस प्रकार की एजेंसी की देश में जरूरत अवश्य है क्योंकि बड़े स्तर पर एग्जाम होते हैं, तरह तरह की रिक्रूटमेंट पूरे साल चलती रहती है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ और पारदर्शी एजेंसी की होनी बहुत जरूरी है। रामेश्वर ठाकुर जी, केंद्र सरकार इस मामले में काफी गंभीर है और मामला सामने आते ही सरकार ने फौरी तौर पर एनटीए के पुराने महानिदेशक को पद से हटा दिया है और उनकी जगह नया महानिदेशक लगाया है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और इसका क्या असर होगा? ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है, इसके बारे में कोई ज्यादा विचार व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि महानिदेशक को हटाने से एजेंसी की वर्किंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा और क्या उसमें गलतियां पाई गई थी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति से आप समझे कि पूरी व्यवस्था परिवर्तित हो जाए उसको बदलने से, ये मैं नहीं मानता हूं क्योंकि अगर हमारा सिस्टम रोबस्ट है और उसमें चेक्स एंड बैलेंसेज हैं तो उस एजेंसी को या उस प्रणाली को चलाने वाला व्यक्ति कोई भी हो वो उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए और व्यवस्थाएं अगर सही हैं तो इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं सकती हैं। जी, रामेश्वर ठाकुर जी, नीट जैसी बेहद सुरक्षित और गोपनीय परीक्षा प्रणाली में आखिरकार लीकेज हो कैसे जाती है और लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लोग मानने को तैयार नहीं होते कि नीट जैसी अहम परीक्षा में भी पेपर लीक हो सकता है, इसमें भी अनियमितता हो सकती है। पेपर लीक, उज्ज्वल जी आपने देखा है पेपर लीक की घटनाएं ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं चलती ही रहती हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आप कहें कि फुल प्रूफ है। कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई जरा सी भी अगर कमी आ जाए, या जैसे मैंने आपको कहा कि कोई चेक एंड बैलेंसेज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो सिस्टम है उसमें अगर ठीक से फॉलो नहीं किया, डेविएट कर दिया जरा सा भी, तो क्रिमिनल हमेशा इस चीज को ढूंढते रहते हैं कि कहां से कोई कमी मिले और वो, क्योंकि वो एक क्रिमिनल नेटवर्क है, एक बहुत बड़े स्टेक्स हैं इन चीजों में, तो वो उस प्रणाली में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। तो नीट भी एक है बहुत बड़ी परीक्षा है, लेकिन किसी भी परीक्षा में पेपर लीक हो जाए इसकी कोई मतलब आप ये सोचें कि नीट में ही क्यों हुआ, वो किसी और एग्जाम में भी होता है। जैसे आपने देखा तरह तरह के एग्जामों में लीक हुआ है, तो उससे जो हमारी कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न जरूर उठता है। लेकिन अब ये सिस्टम को, जैसे मैंने आपको कहा, फुल प्रूफ नहीं हम मान सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हुई होगी जिससे कि नीट जैसी परीक्षा में भी लीकेज हुआ है। जी, शिक्षा मंत्रालय ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंपा है और इस मामले में तमाम राज्यों में धरपकड़ हो रही है। इसके अलावा कार्रवाई भी की जा रही है। तो यह जो एक्शन लिया गया है यह काफी है या इससे भी आगे कुछ करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? वर्तमान जो ये अभी अब पेपर लीक हो गया उसमें तो ये उनकी अभी जांच सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई उस जांच को जो रूल्स रेगुलेशन और लॉ है उसके हिसाब से जांच कर रही है। तो इससे आगे तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो ही पता चलेगा कि इसको किस दिशा में ले जाना है। तो अभी तो जांच सही दिशा में मैं ऐसा मानता हूं चल रही है और इससे आगे पता चलेगा ताकि किस प्रकार से पेपर लीक हुआ, क्या क्या कमियां पाई गई। वो सीबीआई की जांच में भी जिस प्रकार कमेटी जांच करेगी अलग से इंडिपेंडेंट, सीबीआई क्रिमिनल तौर पे इसमें पता लगाएगी कि कोई क्रिमिनल गैंग ऑपरेट कर रहा था या कोई और तरीके से इस पेपर को लीक किया गया, जिससे बाकी जो संस्थान है उनको भी अपने सिस्टम को सुधारने में सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल। रामेश्वर ठाकुर जी, यह भी देखने में आया है कि पेपर लीक की वजह से छात्रों का परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ रहा है। दुखद यह है कि यह बार बार हो रहा है, इससे छात्रों का मनोबल टूट रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा उज्ज्वल जी।
एक बच्चा जो साल 2 साल ड्रॉप करने के बाद इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करता है और अगर उसको इस प्रकार पेपर लीक हो जाए और परीक्षाएं ही रद्द हो जाए या शायद रद्द ना भी हो तो भी उसका भरोसा तो जरूर से उठता है और मानसिक तौर पर भी उसको काफी इससे आघात पहुंचता है, उसको उसके परिवार को बड़ी बुरी स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो सरकार की और हम जो इस प्रकार की संस्थाएं जो एग्जाम्स कराती हैं या रिक्रूटमेंट करती है उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि इस प्रकार की कोई भी खामी की हमारे सिस्टम में ना रहे जिससे कि पेपर लीक हो और बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाना पड़े। जी बिल्कुल। रमेश्वर ठाकुर जी, देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का पर्याप्त अवसर मिले तो इसके लिए हमें आधारभूत परीक्षा तंत्र में किस तरह बदलाव लाना होगा, क्योंकि आप बार बार यही जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा तंत्र में कुछ खामियां हैं। बात नीट और यूजीसी की नहीं है, तमाम नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, स्कॉलरशिप के लिए परीक्षाएं होती हैं, ऐसी तमाम हमारे सामने परीक्षाएं होती हैं। तो यह मान सकते हैं कि उनमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा उज्ज्वल जी। एक समय था जब जो बेसिक परीक्षाएं होती थी जैसे मैट्रिक, +2 या ग्रेजुएशन, उन परीक्षाओं के मार्क्स के बेस पे भी काफी आगे एंट्रेंस एग्जाम्स या रिक्रूटमेंट होती थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, नौकरियां कम होती गई, बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती गई तो सरकार ने इस प्रकार की परीक्षाओं को जारी करके स्क्रीनिंग करके या शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को चुनने की या उच्च शिक्षा संस्थाओं में छांटने की प्रक्रिया जारी की। तो अब ये जो कमेटी डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में बनी है, मेरा ये विचार है कि इस कमेटी को इस चीजों में भी जाना चाहिए कि क्या हमें प्रवेश परीक्षाएं लेनी चाहिए या हम कोई इस प्रकार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो उच्च शिक्षा संस्थान है खास तौर से उनके लिए, क्योंकि उसमें बहुत भारी संख्या में छात्र परीक्षाएं देते हैं, तो उसमें क्या हम कोई और सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस प्रकार जो अभी एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं इसी व्यवस्था को लागू रखना है। तो ये कमेटी क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी है, उसको जरूर इस प्रकार की सरकार ने मैंडेट दिया होगा या उससे आशा की जाएगी कि इस प्रकार की ये प्रणाली है इसकी भी तुलनात्मक विश्लेषण करें ताकि लोगों को या सिस्टम में सुधार करने के लिए अगर जरूरत है भी इस प्रकार की परीक्षाओं को डन अवे कर दिया जाए और एंट्रेंस एग्जाम्स को ही ना रखा जाए, कोई और व्यवस्था की जाए, तो वो भी जरूर इस प्रकार के सुधार की मेरे विचार में जाने की जरूरत है। जी रमेश्वर ठाकुर जी, देखने में आया है कि पेपर लीक को एक संगठित अपराध की तरह अंजाम दिया जा रहा है और इस संगठित अपराध में निजी कोचिंग संस्थानों की संलिप्तता भी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं निजी कोचिंग संस्थानों पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए, इस पर आपका क्या मत है? मेरा विचार जो मैंने आपको पहले भी बताया, आपने बिल्कुल सही कहा, ये निजी जो कोचिंग संस्थान है इनका एक तरह से, क्योंकि बच्चे बहुत बुरी तरह से इन संस्थानों पर निर्भर हो गए हैं और इन संस्थानों ने ऐसा जाल देश में भिजा रखा है कि बच्चों को लगता है कि इनमें अगर कोचिंग नहीं लेंगे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। और ये संस्थान अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए अखबारों में या मीडिया में दिखाने के लिए कि मेरे इतने बच्चे इस परीक्षा में निकले, मेरे इतने बच्चे इस परीक्षा में निकले, इस होड़ में कुछ भी गलत काम करने से हिचकिचाते नहीं है। और इनका मैं ये मानता हूं कि इनका इस प्रकार की जो ये घटनाएं हो रही है इसमें काफी योगदान है। और अगर इस प्रकार के कोचिंग संस्थानों पर सरकार अंकुश नहीं लगाएगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं होने का अंदेशा और बना रहेगा। तो इन कोचिंग संस्थानों को अगर हमने चलाए रखना है तो इनके लिए कोई सेट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है ताकि इनका इस प्रकार की होड़बाजी में कोई गलत कदम ये संस्थान ना उठाए। जी बिल्कुल। रमेश्वर ठाकुर जी, पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नया कानून लाया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया गया है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। पहले पेपर लीक में धोखाधड़ी की धारा लगती थी, अब इस अपराध में 10 साल तक सजा व भारी भरकम जुर्माना है। इस नए एंटी पेपर लीक कानून को आप कितना असरदार मानते हैं और क्या इससे समस्या का समाधान हो पाएगा? अपने 2 प्रश्न पूछे, कितना कारगर मानते हैं। ये काफी जिसको बोलते हैं स्ट्रिजेंट एक्ट सरकार ने लाया है जिसमें मेरे ख्याल 5 साल के 10 साल तक भी सजा है, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी है। पहले सिर्फ नकल करने वालों को पकड़ा जाता था जैसे आपने कहा, अभी एजेंसीज है जो एग्जाम कंडक्ट करती है उनको भी इसमें लाया गया है, सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी इसके परिवेश में लाया गया है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको सरकार ने बनाया है। अब ये कितना प्रभावी होगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि कानून तो बनते रहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है और उसका कितना डिटरेंस उन संस्थाओं पे और ये क्रिमिनल्स पे पड़ता है ये इस पे निर्भर करेगा। लेकिन मेरा साथ ही साथ ये मानना भी है कि अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में इस अपराध को लाया जाए, जैसे मकोका जैसा एक कानून है, बड़ा स्ट्रिजेंट कानून है, इसमें बड़ी ही स्ट्रिजेंट धाराएं हैं, उस तरह के कानून के अंतर्गत भी इस प्रकार की गतिविधियों को अगर लाया जाए तो उसका
और ज्यादा असर होगा, बशर्ते इस सिंगल कानून के दायरे में लाने से। वैसे आज तक के जितने भी कानून है उसमें ये काफी स्ट्रिजेंट है, बहुत बड़ा जुर्माना इसमें रखा गया है, बहुत बड़ी सजाओं का प्रावधान किया गया है, सर्विस प्रोवाइडर को भी इसमें डाला गया है, नकल करने वालों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो काफी प्रभावशाली ये कानून ये लाया है और आशा की जा सकती है कि इस कानून की तरह ही अन्य राज्य सरकारें भी ऐसे ही कानून लाएं तो ज्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि ये कानून तो सिर्फ उन एग्जाम्स पे लागू होगा जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो राज्य सरकारें बहुत से एग्जाम संचालित करती हैं, उनके लिए राज्य सरकारों को भी अपने कानूनों में जिन्होंने पहले बना दिए हैं वो बदलाव लाए और जिन्होंने अभी नहीं बनाए वो भी इस प्रकार के कानून लाए, तो इसका काफी ज्यादा सोसाइटी पर असर पड़ेगा। ये बहुत ही एक प्रभावशाली कदम सरकार ने उठाया है। यह भी लग रहा है कि इस कानून का मकसद पारदर्शिता लाना और क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और कानून का मकसद युवाओं को भरोसा बरकरार रखना और मेरिट को मान्यता देना है। इस पर आप क्या कहेंगे? काफी हद तक आप सही हैं, लेकिन इसका जो मेन मकसद है ना, वो जो क्रिमिनल्स लोग हैं जो इस प्रकार के अपराधों में सम्मिलित होते हैं उनमें एक डर पैदा करना है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको भारी भरकम जुर्माना होगा, बहुत ज्यादा सजा होगी। जब इस प्रकार का डर उनमें पैदा होगा तो नेचुरली क्रेडिबिलिटी सिस्टम में लोगों की बढ़ेगी, क्योंकि कम इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। जी रामेश्वर ठाकुर जी, आप इस बात से कितना सहमत हैं कि हमारे सामने इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं पेपर लीक की या कथित अनियमितताओं की, तो इनसे निपटने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि यह छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है और पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है, अतीत में भी ऐसा होता रहा है। बहुत बहुत बढ़िया सुझाव है उज्ज्वल जी आपका। ये आज की जो स्थिति है उसमें इस प्रकार की घटनाओं को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से हटकर देखा जाएगा तो इस प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए सभी दलों को, किसी भी विचारधारा के लोग हों, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके और सभी को सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि मेन मकसद सरकार का ये होना चाहिए कि सिस्टम को सुधारा कैसे जा सके जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। रामेश्वर ठाकुर जी, देश के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए एक माहौल बनाने के मकसद से सुधार के क्षेत्र की पहचान करना और इसकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अभी और किस तरह के प्रयास करने की जरूरत है? प्रयास तो सरकार समय समय पर करती रहती है, लेकिन मेन अगर उनको उनके भविष्य को सुरक्षित करना है और उनको और ज्यादा अवसर प्रदान करने हैं तो सबसे बड़ी चीज सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना और उसकी इंटेग्रिटी को बनाए रखना है। सिस्टम में कोई खामियां ना रहे और जो सिस्टम को चलाने वाले हैं उस सिस्टम को इस प्रकार चलाएं कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। तो उसके लिए तो सिस्टम को रोबोस्ट बनाना है, जैसे कानून लाया गया है। उसके अलावा जो खामियां उस सिस्टम में है, ये कमेटी जो रिपोर्ट देगी, सरकार को चाहिए कि उस रिपोर्ट को बड़े सीरियसली ले और जो भी सुझाव इस एक्सपर्ट कमेटी से आए उसको सभी राजनीतिक दल उन सुझावों को लागू करने में सरकार का साथ दे। जी बिल्कुल। रामेश्वर ठाकुर जी, आज का जमाना डिजिटल का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल भरपूर होने लगा है। नीट मामले में डार्क वेब की बात हो रही है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में पेपर लीक से निपटना कितनी बड़ी चुनौती है? आजकल हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने की कोशिश की जा रही है। डार्क वेब एक अलग चीज है। डार्क वेब में क्रिमिनल एक्टिविटीज ही मेनली होती हैं। पेपर लीक्स में डार्क वेब का कितना यूज किया गया है ये तो समय की जांच ही बताएगी। लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं ये इस दिशा में काफी काम कर रहे हैं और ये विचार भी मंथन हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परीक्षा प्रणाली में, पेपर सेटिंग में या किसी और चीज में जो भी इससे संबंधित प्रणालियां हैं उसमें किस प्रकार लागू किया जाए। तो इस पे काफी आगे तक विचार हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि अगले 5-6 साल में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब पेपर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काफी पेपर बनने शुरू हो जाएंगे, जिससे पेपर लीक की घटनाओं में काफी कमी आने की संभावना रहेगी। बिल्कुल। रामेश्वर ठाकुर जी, पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि हर राज्य में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या इसमें कोई माफिया काम कर रहा है? बिल्कुल, इसमें जरूर माफिया काम कर रहा होगा, क्योंकि एक अकेले आदमी का काम इतनी बड़ी प्रणाली को भेदना और इतने बड़े नीट जैसी परीक्षाएं या कोई और जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं उसके पेपर को लीक करना एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये एक माफिया, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि इसमें स्टेक्स बड़े हाई हैं। लोग किसी भी हद तक अपने बच्चे को पास कराने के लिए चले जाते हैं और क्रिमिनल उसका फायदा उठाते हैं। तो ये क्रिमिनल एक नेटवर्क के जरिए इसमें काम करते हैं। हमने हिमाचल में भी हमारे एक परीक्षा लीक हुई थी आरक्षियों की, उसमें भी इसी प्रकार की संलिप्तताएं पाई गई थी। बाकी भी जितनी भी जांच पिछली और एजेंसियों ने भी की है उससे यही पता लगता है कि इसमें एक क्रिमिनल सिंडिकेट, क्रिमिनल नेटवर्क काम करता है जो लगातार इस किसी भी प्रणाली को भेदने के लिए तत्पर रहता है। रमेश्वर ठाकुर जी, आपने हिमाचल की बात की, तो यह राज्य भी पेपर लीक से अछूता नहीं है। पुलिस कांस्टेबल जैसा आपने जिक्र किया,
पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामला अभी शांत हुआ नहीं कि चयन बोर्ड हमीरपुर में बड़े पैमाने पर पेपर लीक की घटना सामने आई और राज्य सरकार को इसे भंग करना पड़ा। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बड़ी दुखद घटनाएं थी। पहले पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में कुछ विवाद में आ गया, उसके बाद हमीरपुर जो हमारा सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन था वो विवादों में आ गया और ये पाया गया कि कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण पेपर लीक हो गया। तो इस प्रकार की घटनाएं, जैसे आपने शुरू में पूछा था भाई ह्यूमन एरर का कुछ एंगल है, तो ये क्योंकि हर काम व्यक्ति के जरिए होना है और व्यक्ति अगर उसकी इंटेग्रिटी खुद ही वो बोलते हैं भी बाढ़ ही अगर खेत को खाने लग जाए तो फिर उस सिस्टम को बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो हर प्रणाली में कुछ ना कुछ कमी ढूंढने में जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं या जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं या जो अनफेयर मीन कुछ गलत तरीके से पैसा कमाने के प्रलोभन में आ जाते हैं, वो लोग भी कई बार सिस्टम को की इंटीग्रिटी को डाउटफुल बना देते हैं और उसमें इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। जी, रामेश्वर ठाकुर जी, आप हिमाचल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, IPS अधिकारी भी हैं। अभी जो बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और साथ में उनके अभिभावक, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे कि किन बातों का वो पालन करें और किन पर वो भरोसा करें? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के दौर में कई तरह के र्यूमर्स फैलने से बच्चे अवसाद में चले जाते हैं। लोगों को जो चीज़ सही हो उसी पे विश्वास करना चाहिए, ये सबसे बड़ा पैमाना है। और आपने जैसे कहा सोशल मीडिया ने लोगों के दिमाग को काफ़ी, जिसको बोलते हैं ना, घुमा के रखा हुआ है। कोई एक मैसेज चलता है वो पूरे प्रदेश में देश में घूम जाता है, उस मैसेज की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। मेरा बच्चों से एक ही अनुरोध है कि वो बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार अपनी तैयारी करें। इतने एवेन्यूज आज की डेट में हमारे सामने हैं कि ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा डॉक्टरी बने, एक बच्चा इंजीनियरी बने, एक बच्चा वकीली बने। तरह तरह के प्रोफेशन आज की डेट में आ चुके हैं और बच्चे के सामने इतना ज़्यादा स्कोप है कि वो कभी अगर उसमें मेहनत करने की क्षमता है, उसमें लगन है, तो वो कहीं ना कहीं जिंदगी में सफल हो जाएगा। उसे सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। और मेरा अभिभावकों से ये अनुरोध है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो पेपर लीक हुआ है या इस प्रकार के पेपर लीक जो पहले भी हुए हैं, उसमें जितने भारी स्तर पर पैसों की संलिप्तता है, 25-25 लाख, 30-30 लाख, 5-5 लाख, इस प्रकार के पैसे दे के लोग पेपर लीक कराते हैं, अपनी पूरी जायदाद बेच देते हैं। तो बच्चों के पास तो ये पैसे नहीं होते ना, उनको अभिभावकों की तरफ से ये पैसे दिए जा रहे हैं। अभिभावक ही उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि बेटा तेरे को डॉक्टरी बनना है, तेरे को इंजीनियरिंग बनना है, और वो इस तरह खुद भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं और बच्चों को भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल करवा रहे हैं। और इस प्रकार के बच्चे ना तो देश के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो गलत माध्यम से अगर किसी परीक्षा को पास कर भी लेंगे सिस्टम को बाईपास करके, तो आगे उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, उनकी इंटेग्रिटी किस प्रकार बनी रहेगी। तो ये बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि बच्चे अपनी काबिलियत के हिसाब से मेहनत करें और वो जरूर अपनी काबिलियत के हिसाब से मेहनत करने के बाद किसी भी परीक्षा को पार कर सकते हैं। और अभिभावकों को अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, उनको खुला छोड़ना चाहिए। उन पे सिर्फ संस्कार माँ बाप को देने चाहिए ताकि बच्चे इस लायक बने कि वो मेहनत करना सीखें और अपनी जिनकी उनकी क्षमता है उसके हिसाब से मेहनत करके जिंदगी में सफल हों। जी बिल्कुल। रामेश्वर ठाकुर जी, आपने विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों की भी बात की है और उन्हें भी सचेत रहने का आह्वान किया है। अभिभावकों की बात करें तो उनमें भी भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से छात्र गांव से बाहर निकलकर शहर में आते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो अभिभावकों और परिवार के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए हमें और क्या क्या प्रयास करने होंगे ताकि उनके मन में परीक्षा तंत्र को लेकर भरोसा बना रहे? देखो, परीक्षा तंत्र में भरोसा बनाने के लिए तो सरकार समय समय पर प्रयास कर ही रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई क्रिमिनल लोग जो एक क्रिमिनल सिंडिकेट काम कर रहा है, उस प्रणाली में कोई ना कोई ऐसा नुक्ता या ऐसी खामियां ढूंढ लेता है और पेपर लीक हो जाते हैं या उसमें कोई और अड़चन आ जाती है। लेकिन अभिभावकों और बच्चों को, जैसे मैंने कहा, शॉर्टकट पे नहीं जाना चाहिए। उन्हें, अभिभावकों को सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अपने बच्चों में आज के माहौल के हिसाब से उनको अच्छे संस्कार दें, उनको मेहनत करने के लिए बताएं कि मेहनत से बड़ा कोई जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है। अगर अभिभावक बच्चों में संस्कार डाल देंगे और उनमें मेहनत करने की आदत डाल देंगे तो इस प्रकार की घटनाओं में अपने आप ही कमी आ जाएगी, क्योंकि बच्चों को विश्वास रहेगा कि मेरे पास इतनी काबिलियत है कि किसी प्रकार का पेपर आए, कोई भी एग्जाम आए, मैं उसको पार कर सकता हूँ। तो ये काबिलियत अभिभावकों को बनानी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सोसाइटी को बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे या तो अध्यापक से सीखते हैं या उसके माँ बाप से सीखते हैं। अगर माँ बाप ही उसको गलत तरफ राह में धकेलेंगे तो फिर बच्चों में विश्वास पैदा हो ही नहीं सकता किसी भी तरह नहीं। तो अभिभावकों में विश्वास सरकार अपने प्रयत्न करती है, लेकिन हमारा एज ए पेरेंट्स
और स्टूडेंट्स का एज ए स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी जिम्मेवारी है कि उस जिम्मेवारी को समझें, अपनी क्षमताओं का पूरा दोहन करें और मेहनत करें, तो अपने आप ही सभी चीज़ों में सुधार आ जाएगा। हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि पेपर लीक की घटनाएं होती क्यों हैं और उन्हें कैसे रोका जाए। क्या इसमें जन भागीदारी व जन जागरूकता भी अनिवार्य है? छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक, जैसा आपने जिक्र किया, किसी शॉर्टकट व प्रलोभन में न आए और ईमानदारी से परीक्षाओं में सम्मिलित हों। तो आपका इस पर क्या मत है? मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि अगर किसी भी प्रकार के प्रलोभन की तरफ माँ बाप या बच्चे नहीं जाएंगे और वो अपने बच्चों से उनकी क्षमताओं से ज़्यादा अपेक्षा ही नहीं रखेंगे, तो इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं सकती। उन्हें अपने बच्चों से उतनी अपेक्षा रखनी चाहिए जितनी उसकी काबिलियत हो, क्योंकि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की काबिलियत का पता होता है। उसको बचपन से उसने पैदा करने के बाद उसकी परवरिश की है, तो उसकी हर चीज़ को माँ बाप समझते हैं, तो उन्हें उनकी क्षमताओं के हिसाब से उनसे अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उन्हें इस प्रकार की अगर जो घटनाएं हैं, अगर उनकी किसी नॉलेज, जैसे ये नीट की घटना हुई, तो जिन बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पास करवाने के लिए पैसे दिए, उनको किसी ने कांटेक्ट तो किया होगा ना, तो उनकी भागीदारी, उनकी जिम्मेवारी समाज के प्रति बहुत ज्यादा बनती है। अगर वो पेरेंट्स जिसको पहले किसी ने कांटेक्ट किया हुआ क्रिमिनल ने, अगर वो चाहता, अगर उसकी समाज के प्रति कोई दायित्व अपने समझता, तो वो जरूर किसी एनफोर्समेंट एजेंसी को या किसी जिम्मेवार व्यक्ति को बताता, तो इस प्रकार की घटनाओं को वहीं पर पकड़ा जा सकता था। तो अभिभावकों की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है मेरे विचार से, क्योंकि जो ये गैंग्स है, ये उनको कांटेक्ट तो करते ही करते हैं ना, जिन्होंने पैसा देना है कांटेक्ट तो उन्हीं को करेंगे। तो अगर उनको कांटेक्ट किया जाता है और वो तुरंत किसी एजेंसी के नॉलेज में इस प्रकार की घटनाओं को लाए कि उनको ऐसी की गई है, तो अपने आप ही वो अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करेंगे और इस प्रकार की घटनाओं को शुरू में ही रोकने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी हमें। तो यह माना जाए कि पेपर लीक और परीक्षाओं में अनियमितताओं की इस तरह की घटनाओं में जागरूकता, खास तौर पर अभिभावकों की जागरूकता और शॉर्टकट व प्रलोभन से बचना उनके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जागरूकता, और जागरूकता के साथ साथ उन्हें अपना सामाजिक दायित्व समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो ये समझे कि मैं अपने बच्चे को पास करने के लिए गलत काम ना करूं, और जब मुझे किसी ने कांटेक्ट किया है तो मैं अपने दायित्व के तौर पर इस पूरी व्यवस्था को बचाने के लिए ये सरकार के ध्यान में, उनकी एजेंसियों के ध्यान में घटना लाऊं। श्रोताओं, परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं व पेपर लीक से देश की युवा पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भर्ती और प्रवेश के लिए नितांत आवश्यक इन परीक्षाओं को सफल, निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, जिसमें हर प्रतियोगी छात्र छात्रा को समान व उचित अवसर मिल सकेगा। इस पर चर्चा के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर ठाकुर जी आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में पधारे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की परिकल्पना समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार।